आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिक्स रन कर रहा था। हमने ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स पूरा कवर किया था और वेव ऑप्टिक्स में केवल एक चीज के बारे में पढ़ते होता था, करंट इंटरफेरेंस। उसके आगे हम लोग को विवर्तन, ध्रुवण या और भी चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। आज उन्हीं में से सब चीजों को समझेंगे, फिर क्या टॉपिक से उसमें कैसे चर्चा होता है। ऑप्टिक्स में आप एक एक करके देखो, रिकॉल करा से मैं आप इस तीनों पॉइंटों को देखोगे। हम लोग का वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेस में तो आपको मैंने बताया था, लेकिन आज तीनों को एक साथ समझना है। ये तीनों किस टॉपिक से हैं? वेव ऑप्टिक्स। मतलब इसमें प्रकाश को हमें क्या मानना है? तरंग। कण नहीं मान सकते, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हमने जो पिछले 5 चैप्टरों को पढ़ा था, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णावर्ती परावर्तन, प्रिज्म, वर्णविक्षेपण, प्रकीर्णन, ह्यूमन आइज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब टॉपिक आ रहे थे। वो कौन सा पार्ट था? रे ऑप्टिक्स। वहाँ पे प्रकाश को हम लोग किरण मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रकाश को तरंग मान के चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स को थ्रू स्प्लिट किया जाता है और ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं जो कि आपके वेव ऑप्टिक्स में आती है। ये तीनों चैप्टर्स ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं रे ऑप्टिक्स के कंपेयर में, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आपके हाई स्कूल का सिलेबस रहा है, इसलिए वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। या तो न्यूमेरिकल बना लेगा या तो डेरिवेशन बना लेगा, नॉर्मल डिफिनीशन वहां से नहीं पूछने वाला है। और हमारे जो वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ से तीनों के चांसेस होते हैं, या तो आपको डिफिनीशन पूछ सकता है, या तो फिर आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और या फिर आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है। पहले तीनों को अलग अलग समझे क्या चीजें हैं। आपको पता होगा कि प्रकाश अगर तरंग के रूप में माने तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तरंग होता है। लेकिन जब प्रकाश वो चलता है तो कैसे चलता है? वेव की तरह। और वो किस वेव की तरह चलता है? अनुप्रस्थ। किस तरह की तरह? अनुप्रस्थ तरंग। इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव की तरह प्रोपगेट करता है, चलता है। माध्यम में जब भी चलता है आपका प्रकाश, स्रोत है, सोर्सेस है, कोई भी आपके पास लाइट सोर्स है तो स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश तरंग के रूप में निकलता है। लेकिन ये बातें हर जगह नहीं होती हैं, कुछ जगहों पे इनके थ्रू व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे कि आगे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहता है कि सोर्स से जो निकलते हैं वो छर्रा के टाइप निकलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे आप सेविंग मशीन देखोगे, सेविंग वालों से फुहारा मारते हैं, उस तरह निकलता है लाइट। ऐसा प्लांट सर बताते हैं, लेकिन वहीं पे हाइगन सर बताते हैं कि वैसा नहीं निकलता है। प्रकाश लहर बन के निकलता है। अब क्या माना जाए? लहर बन के निकल रहा है कि छोटे छोटे कणों में निकल रहा है? ये दोनों आपको मानना पड़ेगा। प्रकाश के डबल नेचर है, दो नेचर है, वो दोनों तरह दिखता है। अब तुम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग देख सकते हो। हमने बताया कि दोनों को एक साथ देखना मुश्किल है। मतलब जैसे आपको बता दें कि एक आदमी मान लीजिए पुलिस भी और चोर भी है, तो दोनों कैरेक्टर उसके हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देख पाओगे।
कभी कभी देखोगे तो पुलिस का काम नजर आएगा, कभी कभी आपको चोर भी नजर आएगा, चोरी करते पकड़ा जाएगा, लेकिन वो दोनों एक साथ समझ। अब तुम उसके कौन से कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से उसे देखो। अगर उसके चोर वाले कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हो तो चोर समझो, और जब उसको पुलिस वाले कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हो तो पुलिस समझो। लेकिन उसके पास है क्या? दोनों कैरेक्टर। ऐसे लाइट के पास दोनों कैरेक्टर है। जब हम यहाँ से चेक करें, हम जब प्लांक के थ्योरी को मानने लगे तो आपको लाइट पार्टिकल के फॉर्म में दिखेगा, छोटे छोटे कणों के रूप में निकलते हुए नजर आएगा, छर्रा के रूप में निकलेगा, फुहारे के रूप में निकलेगा, कंटिन्यूअस नहीं, रुक रुक के। जैसे फुहारा लगातार नहीं निकलता है, निकला फिर रुक गया, फिर निकला फिर रुक गया, ऐसे रुक बीच बीच में गैप हो जाता है ना। लेकिन जब हम हाइगेंस की बातों को मानने लगते हैं तो हाइगेंस के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ बल्ब से जो निकल रही है लाइट, वो छर्रा बन के नहीं निकल रही है, वो वेव बन के, लहर बन के या तरंग बन के निकल रही है। और ये दोनों सही है, एक भी गलत नहीं है। लेकिन अब आप दिमाग में सोचोगे कि दोनों कैसे हो सकता है, या तो लहर ही बने या तो कण ही बने। लेकिन इसलिए होता है क्योंकि लाइट के पास कैसा है, डबल नेचर है, दो कैरेक्टर है। अब दो कैरेक्टर है तो एक एक कैरेक्टर बारी बारी पढ़ सकते हो। जैसे कि हम ही अगर मान लीजिए दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हमें डेली आके देख देख के जाओगे तो किसी दिन फिजिक्स पढ़ाते नजर आएंगे, किसी दिन केमिस्ट्री, दोनों एक साथ नहीं नजर आएंगे। लेकिन एक एक बार में देख के जान जाओगे कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और अब हमें तो दोनों आपको मानना पड़ेगा कि फिजिक्स की भी टीचर है और केमिस्ट्री की भी टीचर है। इस तरह आपको लाइट को दोनों मानना होगा कि ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। लेकिन जब हम ये तीन घटनाएं पढ़ते हैं तो इसमें हम उसके पार्टिकल नेचर को इग्नोर कर देते हैं, उसके कण नेचर को नहीं मानते। हम लोग मानते क्या है? वेव नेचर, तरंग प्रकृति को मानते हैं और तरंग के हिसाब से इसे समझ पाते हैं। वेव, पहले नंबर देखते हैं वेवकण क्या है। हमने बताया होगा कि जब दो स्रोतों से या दो माध्यमों से प्रकाश तरंगे निकलती है तो एक दूसरे पे क्या हो जाती है? अध्यारोपित हो जाती है। और जब वो अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के कारण कुछ जगहों पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ जगहों पे प्रकाश की तीव्रता घट जाती है या लगभग शून्य हो जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का वेवकण कहते हैं। जहाँ पे बढ़ती है उसे हम संकोची वेवकण और जहाँ पे घटती है उसे हम विनाशी वेवकण के नाम से जानते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा कि अगर हम संकोची और विनाशी के पहले देखें कि हमारा जो आयाम बनेगा, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा आपके सुपरपोज पॉइंट पे, जहाँ पे आपके अध्यारोपण हुए हैं, सुपरपोजिशंस आए हैं, वहां पे अगर हम बात करें कि वो किस तरह का विस्थापन करेगा, मतलब किस तरह के वाइब्रेशंस करेंगे, तो ये माना जाता है कि अगर पहला वेव y1 बराबर a1 sin ओमेगा t प्लस phi1 से चल रहा है और दूसरा वेव y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi2 से चल रहा है, तो जो हमारा यहाँ का पार्टिकल होगा वो y से चलेगा और होगा a नेट sin ओमेगा t प्लस phi नेट। वो अपना नेट निकालेगा और नेट के हिसाब से काम करेगा। उसका नेट निकालने के लिए आपने देखा होगा a नेट बराबर आपको दिया गया होगा, निकलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई ना तो phi1 है ना तो phi2 है, वो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का अंतर, मतलब phi1 बाई phi2। और फाई नेट जो निकला था वो निकलता है phi1 अगर phi1 सबसे कम है तब, और प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में a2 sin फाई अपान a1 प्लस a2 cos फाई। और यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। वहां पे आपको पता होगा कि जहां फाई क्या है, कलांतर, कला नहीं है किसी का, कलांतर है। phi2 माइनस phi1 है, मतलब मान लो पहला वाला 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है और दूसरा वाला 70 पे चल रहा है, तो जो फाई है phi1 तो 40 हो गया, phi2 70 हो गया, लेकिन जो फाई है, फाई का कला अंतर, मतलब दोनों की कला में अंतर, वहाँ 40 पे चल रहा है और 70 पे चल रहा है, तो 70 माइनस 40 करेंगे मतलब कला पे 80 आएगा। तो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ये कह रहा है कि अगर दो वेव्स चल रहे हैं तो दोनों जब लड़ेंगे तो उनका जो पार्टिकल होगा, जो कि सुपरपोज या ओवरलैपिंग पार्टिकल होगा, वो एक अलग ही
वाइब्रेशन में होगा, अलग ही कंपन में होगा। और अगर पहले वाले का कंपन ये है, दूसरे वाले का कंपन ये है, तो जहां लड़ेगा उसका कंपन ये होगा। और इसका ए नेट और फाई नेट आप यहां से निकाल पाओगे। ऐसा नहीं कह सकते कि वो A1 से कर रहा है, ये A2 से कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दे या दोनों को घटा दे। हाँ, हो सकता है कभी कभी जुटेगा, कभी कभी घटेगा, या कभी कभी कुछ और होगा। वो तो आपको पता होगा कि जब दोनों एक सेम फेज में हो जाते हैं, समान कला में हो जाते हैं, तो दोनों जोड़ देते हैं। लेकिन जब विपरीत फेज में हो जाते हैं, एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, तो घटा देते हैं। इनके आगे हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए कलांतर और पथांतर। इसमें व्युत्कर्ण दो तरह का था, संपोषी व विनाशी। और आपको याद होगा कि संपोषी व्युत्कर्ण और विनाशी व्युत्कर्ण के लिए एक पार्टिकुलर कलांतर की जरूरत होती है या पथांतर की जरूरत होती है। आपको कलांतर अगर हम संपोषी के लिए निकालें तो इसके डेल्टा फाई की वैल्यू थी, फाई लिखो या डेल्टा फाई लिखो, जैसा भी आप चाहते हो। फाई भी कलांतर है, डेल्टा फाई भी कलांतर है। ये कितना था? 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अगर ऐसे कलांतर मिल रहे हैं तो वहां पे संपोषी व्युत्कर्ण होगा। या फिर पथांतर इनके लिए क्या बनता था? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इस तरह के पथ में अंतर आ रहा है, जो कि इनके रिलेशन थे, तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या निकालेगा? संपोषी। लेकिन वहीं पे विनाशी को जब पढ़ना हुआ तो उनके लिए डेल्टा पाई का मान कलांतर होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लाइक दिस। और पथांतर होना चाहिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, लाइक दिस। अगर ऐसे हमारे मिल रहे हैं तब कौन सा होगा? विनाशी होगा। संपोषी के लिए कलांतर और पथांतर एक अलग है, और विनाशी के लिए कलांतर और पथांतर अलग है। इसके बाद यंग ने इस पे प्रयोग कर लिया। यंग ने कहा अगर आप लोगों को व्युत्कर्ण नहीं दिख रहा है तो चलो हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आया यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। याद आ रहा है कुछ? ये सब बताया कि वो ये रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, ज्यादा दिन हो गया पड़े। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यंग ने आपको पता होगा कि इन्होंने दो कोहेरेंट सोर्स मतलब कला संबद्ध स्रोत को लेकर व्युत्कर्ण कराए। और पर्दों पे इन्होंने कैसे कराया वो आपको पता होगा कि अगर हम लोग इन्होंने एक सोर्स लिया, उससे बल्ब जला के सामने की स्क्रीन लिए और स्क्रीन में 2 छेद किए। उसे वो छेद नहीं थे, छिद्री थे, और कैसे जगह पर किए थे कि यहाँ से चलने पर और यहाँ से चलने पर डिस्टेंस क्या है? बराबर है, ताकि ये आपका समान समय में वहां पर पहुंच जाए। और उसके बाद में यहाँ से निकलने पर जब व्युत्कर्ण हुआ तो इन्होंने सामने वाले पर्दे पे व्युत्कर्ण की फ्रिंजों को देखा, जबकि यहाँ पे आपका जो सबसे सेंट्रल पे था, सबसे बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच वाला वो ब्राइट आया था, चमकता हुआ आ रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें जो पथ पे अंतर आया, कोई अंतर होगा पथ में? दैट इज जीरो पथांतर। और जब जीरो आ जाएगा तो जाने लो कि संपोषी होगा। संपोषी का मतलब चमक ज्यादा, मतलब वहां ब्राइट होगा। फिर उन्होंने देखा कि एक पॉइंट डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, नीचे भी ऐसे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह के उनको फ्रिंजे मिले। इन्होंने इस यहाँ पे जो बैंड मिले, जो पट्टियां मिली, उसका नाम उन्होंने फ्रिंज रखा। और किसी भी फ्रिंज की पोजीशन को पता करने के लिए आपको जो भी फ्रिंज पता करना है, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें वो फ्रिंज चाहिए, वो यक्स चाहिए, तो कहे कि यक्स तुम निकाल सकते हो, S2A इंटू कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। जहाँ पे S2A आपको पता होगा कि जब किरणें यहाँ से यहाँ गई थी और ये यहाँ गई थी, तो ये यहाँ पे लंब हमने डाला था और यही था S2A पथांतर। जी जी, याद आ रहा है? जी सर, यही था S2A। इस पे लंब डाल के हमने चेक किया था कि ये तो बराबर चला, तो इतना इधर बराबर हुआ, तो ये इतना ज्यादा चला, इसी को पथांतर कहते हैं। अब इसमें आपको कैवा चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए हमारे बीचों बीच सेंटर से तीसरा वाला ब्राइट कितना दूरी पे है, तो तीसरा वाला ब्राइट लेने के लिए तुम्हें तो पथांतर डालना पड़ेगा। ये तो बीच वाला है, पहला 3 लैम्डा डाल दो, और 3 लैम्डा डाल के लैम्डा की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू सॉल्व कर दो, तो बताया कि तीसरा नंबर पे ब्राइट कहाँ है। अगर आपको जानना है कि 7वां वाला डार्क कहाँ है, तो 7वां डार्क, पहला डार्क तो ये बता रहा होगा,
दूसरा डार्क ये, तीसरा डार्क ये, सतवां डार्क कौन बता रहा होगा? जब तीसरे पे 5 वाला आ रहा है तो सतवें पे 13/2 लेफ्ट आएगा, 13 λ/2 और 13 λ/2 डाल के सॉल्व करेंगे तो बता देगा सतवां वाला डार्क कहाँ होगा। और इस तरह हम लोग किसी भी फ्रिंज में किसी भी बैंड की क्या पोजीशन पता कर पाते हैं, और दो लगातार जिसको कर्मागत कहते हो, संपोषी जिसको हम ब्राइट बोल सकते हैं, या विनाशी मतलब जिसको डार्क बोल सकते हैं, दो कर्मागत ब्राइट या दो कर्मागत डार्क के बीच की जो दूरी होती है उसको फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है। मतलब ये ब्राइट ये है और एक ब्राइट, इनके बीच की दूरी, या एक डार्क यहाँ है एक डार्क यहाँ, लगातार दो डार्क, नहीं कि एक डार्क यहाँ एक डार्क यहाँ, लगातार कंसेक्यूटिव मतलब कर्मागत जिसको आप कहते हो, एक के बाद जस्ट एक, दो डार्क या फिर दो ब्राइट कोई भी ले लो, उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई। और फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल सकते हैं किसी भी मेथड में। फ्रिंज की चौड़ाई W से दिखाया गया जो था d λ/d। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल D जान रहे हो, पर्दे के बीच की दूरी है, तो स्मॉल d छिद्रों के या झिल्लियों के बीच की दूरी है, और लैम्डा तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का लोगे तो 7800 अलग अलग इंग्लिश टाइम में होते हैं, वो तो अलग अलग प्रकाशों में होता है। और फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई भी निकालते हैं, क्या कोणीय चौड़ाई, वो सेंट्रल पे कितना एंगल बना रहा है, इसमें से d को हटा दो तो क्या बनता है? लैम्डा। और ये कोणीय चौड़ाई भी बता देता है। क्लियर हो? इसके बाद अगर हम बात करें तो मेथड में अगला टॉपिक आता है Amax। Amax क्या होगा? Amax अगर हम बात करें तो Amax का मतलब आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा तभी आएगा जब दोनों लोग क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, मतलब A1 प्लस A2 होता है। मीन कम से कम कितना आएगा? जब A1 माइनस A2 उल्टा पड़ेंगे तब सबसे कम आएगा, मतलब सबसे ज्यादा तब आएगा जब सरपोसी मेथड होगा, तभी सबसे ज्यादा आएगा। और सबसे ज्यादा मतलब दोनों को जोड़, क्योंकि दो चीजों का सबसे ज्यादा बनाना मतलब जोड़ना। और सबसे कम तब होगा जब विनाशी मेथड होगा, और वो मतलब दोनों का घटाना। क्योंकि ये दो फार्मूले के साथ साथ हम न्यूमेरिकल तो लगाते ही रहेंगे। हमें पता होना चाहिए I1 I क्या होता है? I मतलब तीव्रता, तीव्रता मतलब जानते हो ना कितनी चटक है। वो I जो होती है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। हमने बताया था कि कहीं का चमक जो है वहां के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ का लाइट वाला, यहाँ का पार्टिकल अगर ज्यादा कूद रहा होगा तो यहाँ ज्यादा चमकेगा, यहाँ वाला कम कूद रहा होगा तो कम चमकेगा, और जहाँ बैठा होगा वहाँ अंधेरा होगा, वहाँ कोई ऊर्जा ही नहीं होगी। तो जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, चमक होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, वो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। उसे आपने भी देखा होगा कि जब हार्ट आपका तेजी से धड़कता है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता है, जब धीरे धड़कता है तो धीरे मिलता है। मतलब डायरेक्ट एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकाली जाती है। और फिजिक्स ने क्लियर किया है कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 बटे I2 बराबर A1 बटे का होल स्क्वायर। कई बार आईनेट भी निकाला गया है। अगर आईनेट निकालने के लिए फार्मूला बोर्ड पूछा जाए कि क्या होता है आईनेट, मतलब जब दो, जैसे दो प्रकाशें जब यहाँ टकराई है तो उनका के नेट निकालने हो कि नहीं, ऐसे आई नेट निकालने के लिए होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 का फाई। और ये फार्मूला आपको बताएगा क्या? नेट। क्या बताएगा? नेट बताएगा कि आपका आई नेट क्या होगा। यहाँ से हम आई मैक्स और आई मीन भी निकालते हैं। अगर हमें मैक्स निकालना होता है तो आई मैक्स होता है रूट I1 धन रूट I2 का होल स्क्वायर, और अगर आई मीन निकाला जाए तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले भी हमारे यूज में आया करते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय। ये दोनों भी न्यूमेरिकल में आते हैं, ये दोनों भी न्यूमेरिकल में आते हैं, ये भी न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल, ये सब भी न्यूमेरिकल। और ये तो जानते हो इधर थ्योरीज। समझ में आया? ये रहा आपका वेक्टर का कुछ नॉर्मल बातें जो आपको बताई गई थी। तो एक बार इसको जो ना लिखे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, तब हम फिर विवर्तन कुछ बोले। इसमें जो चीजें लिखी होंगी उसको नहीं, जो नहीं लिखी उसको नोट कर लो। अब आपसे कहेंगे कि खाली बस उधर तो सब लिखे होगी,
ये यहाँ से नोट करो कि कैसा लग रही वाली चीज। वेक्टर बहुत ही आसान भाषा में बताया जा सकता है और वो आपको पता होगा कि क्या है वेक्टर। वेक्टर क्या है? जब एक ही माध्यम में दो प्रकाश तरंगें संचलित होती हैं तो उनके परस्पर अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ पर घट जाती है। इस घटना को वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर का परिभाषा ना लिखा होगा तो तुम्हारी किस्मतें खराब। इसका सर एग्जांपल यंग से मिले करी दिखेगा तो है नहीं। अब यहाँ पे रूम में अंधेरा पॉइंट दिख रहा है, अंधेरे पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दो बल्ब जल रहा है ना, तो होंगे तो जरूर, कहीं ज्यादा उजाला कहीं ज्यादा अंधेरा, लेकिन वो देखने के लिए तो यंग का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। जानते हो रूम में अंधेरा वाला पॉइंट क्यों नहीं दिखता है? जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बल्ब लगा के हम 1000 बल्ब लगा दें, छोटा छोटा है और बहुत तेज जल रहा है और उसी में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो आप जान पाओगे कहाँ नहीं जल रहा है। एक ऐसे बोर्ड बना लो, बोर्ड में 1000 बल्ब लगा दो, छोटा 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 और बहुत तेज जल रहा है हजारों, उसी में एक तो फ्यूज हो जाए, पता चलेगा जलते समय। यही वजह है कि यहाँ इतनी बिंदुएं हैं इस रूम में जिसमें कुल बहुत ज्यादा ब्राइट कर रही है, उसी में डार्क वाले हमें दिख नहीं रहे हो। हमारी आंखों की क्षमता नहीं है कि उसको कैच कर पाए, लेकिन यंग के प्रयोग द्वारा हम वेक्टर को आसानी से देख या समझ सकते हैं। देखना समझना भाव वो यक्स इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क इन द स्क्रीन। स्क्रीन में आपका यक्स मतलब वो पोजीशन कहाँ जाने वाला है, आपका डार्क और ब्राइट कहाँ मिलने वाला है। इसमें कितने लोग स्कूल कोई जाता है जी? यहाँ के बाद कोई नहीं बुलाता स्कूल में। जब नहीं जाते हो तो घर पे आराम से बैठ के ज्यादा से ज्यादा टाइम वो पढ़ने में लगाओ। जितना चीजें लिखे पढ़े हो समझो उसको बार बार करो ताकि वो चीजें दिमाग से निकलने ना पाए। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, कहीं डर नहीं रहेगा कि आपसे भूल जाएगा। हो गया क्या? अरे पूरा तो नहीं छाप रही क्यों? तुम क्या इसको बार बार तो आपको रिकॉल करा रहे हैं कि याद आ जाए थोड़ा सा हम लोग क्या फिजिक्स में कर रहे थे। थोड़ा विवर्तनवाद देखा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस, इससे क्या अलग चीजें हैं। बहु न्यूमेरिकल लगेगा तो ये सब लगेगा भाई, उस समय ये मत पूछना सर जी कहाँ से ला रहे हैं आप। अब यही सब नोट करेंगे, न्यूमेरिकल में यही सब फार्मूले आते हैं।
और न्यूमेरिकल दरादर लग जाता है। जियो के तरह 4G पकड़ लेगा तुरंत, इसमें न्यूमेरिकल लगाना है तो फार्मूला आएगा तब, तो फार्मूला नहीं आएगा तब की स्पीड से चलोगे लुढ़कते लुढ़कते तो हर बार बहुत सही करेगा। जियो का 4G स्पीड चाहिए तो फार्मूला आना चाहिए, अरे न्यूमेरिकल में स्पीड बनेगी। अब आप सोचे तो सर तो विवर्तन ही है तो विवर्तन क्या है? अच्छा, विवर्तन को भी समझने के लिए हमें प्रकाश के किस नेचर को समझना पड़ेगा, तरंग पर। मतलब वहां भी हमें क्या जानना है, अभी भी हम उसे कण नहीं मान रहे, क्या मान रहे हैं, तरंग मान रहे। मतलब प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश निकले, जैसे मोमबत्ती, डिबरी, बल्ब, सूर्य, ये सब क्या होते हैं प्रकाश स्रोत। उनसे जो भी प्रकाश निकलती है वो तरंग के रूप में निकलती है। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है तो निर्वात और माध्यम दोनों में चलती है, और इनके चलने का जो चाल ढाल है वो अनुप्रस्थ तरंग के जैसा होता है। लेकिन इनको देखा गया कि जब ये लोग किसी पतले झिर्री या छिद्र से निकलती हैं तो किनारों पे मुड़ जाती हैं। वितकण एक अलग चीज था। वितकण क्या था, जब दो प्रकाश तरंगे टकराती हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ती है और कुछ पे तीव्रता घटती है। इस घटना को वितकण कहते हैं। लेकिन यही प्रकाश तरंगे जब किसी एक पतले छिद्र से निकलती हैं, किसी पतले झिर्री से निकलती हैं, तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, किनारों पे आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। और इस घटना को, इस मुड़ने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अब ध्यान से समझना है क्या चीज है। मान लीजिए हमने यहाँ पे पर्दा लगा दिया, क्या लगा दिया, पर्दा, और पर्दा एकदम अपारदर्शी है, उससे लाइट पार नहीं कर पाएगा, इतना मोटा है। हमने उसमें एक छोटा सा गोला बनाया है, कितना छोटा सा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, मतलब एक सिक्के के बराबर समझ लो, एक सिक्का के बराबर, राइट, एक सिक्का के बराबर हमने गोला काट दिया। अब यहाँ पे हमने, चूंकि उधर अब लाइट जा ही नहीं सकता, पर्दा बहुत बड़ा लगा हुआ है, हमने यहाँ बल्ब को ऑन किया। अब हम पीछे उधर गए, देखे क्या उस दीवार पे कहीं उजाला आएगा कि नहीं आएगा, उस सिक्के के रास्ते से लाइट जाएगी। अच्छा, प्रकाश सीधा चलती है या तिरछा चलती है, सीधा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगर वो सीधा चलता तो उसे सीधा जाना चाहिए था, मतलब यहाँ अगर एक सिक्का का गैप है तो वहां लाइट कितने पे होना चाहिए, एक सिक्के के बराबर, क्योंकि सीधा जाओगे तो बढ़ते से जाओगे तुम। लेकिन आप देखोगे वहां एक चपाती रोटी कितना बड़ा तनकेगा। इसका मतलब कि यहाँ सिक्के के बराबर से जब लाइट घुसा है तो सिक्के के बराबर सीधा नहीं गया है, बल्कि थोड़ा सा क्या हो गया है, ऐसे बेंड हुआ है, और बेंड होके जाके यहाँ फैला दिया है। जैसा कि आपने बैटरी भी जलाया होगा और वहां पे ये चीजों को देखे होंगे, और आपने अक्सर करके जंगले पे तो अक्सर देखे होंगे, आप जंगलों के कोने पे देखो, वहां कोने पे जब देखोगे तो फिर कोने पे से तिरछा सा निकल जाएगा। या मान लीजिए रूम पूरा अंधेरा है, हमने दरवाजा को खोला, दरवाजा खोलने के बाद दरवाजा से लाइट आ रही है तो लाइट सिर्फ इसके सामने आना चाहिए, दरवाजा से सीधा। अब कोई गोली उधर से दागे तो गोली सीधे चलती है, हम यहाँ खड़ा रहे तो हमको गोली लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। गोली तो सब दरअसल सीधे सीधे आके यहाँ लगना चाहिए। अगर लाइट सीधी रेखा में चलती है तो लाइट भी सीधे पे आना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि लाइट अंदर घुसते समय वो तिरछा हो जाती है, और वो अक्सर करके आपने उसके बीम के फॉर्म में देखा होगा। ये लाइट का मुड़ जाना, कॉर्नर पे लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक स्रोत है और हमारे पास यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है। हमने पर्दे में एक झिर्री किया, कितना, एक पतली सी झिर्री कर दी। झिर्री का मतलब तो छेद नहीं होता है, इसको हम चीर देते हैं पतला सा, उसी को झिर्री कहते हैं या स्लिट कहा जाता है। और अगर ये झिर्री आपने छिद्र किया है तो छिद्र को हम थोड़ा सा समझने के लिए मोटा कर दे रहे हैं। झिर्री बहुत पतला है, पत्ती से जैसे चीरे हो, लेकिन चूंकि हम इतने पतले में अभी खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर दें,
मोटा कर दे, लेकिन ये मोटा मत समझना, ये अभी भी बहुत क्या है, पतला है। ये इनकी जो बीच की दूरी है बहुत पतली है, जैसे कि पत्ती से चीरते हो उतने पतला है, लेकिन अब चूंकि हम मोटा करेंगे तभी में अंदर दिखेगा, ज्यादा छोटा कर देंगे भी सटा देंगे तो उसमें खींचेंगे कहाँ, इसीलिए हम उसको थोड़ा बढ़ा दिए। एक माइंड में रखना कि ये क्या है, पतली झिल्ली, और ये बहुत ही जो पतली सी झिल्ली है, इससे अगर लाइट निकलने लगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको जब लाइट निकलती तो हो सकता था लाइट तिरछा निकलता, भाई तिरछा जाएगा तो तिरछा अपने आप चला जाएगा, वो तो पहले से तिरछा चला गया ना, भाई यहीं से तिरछा निकलेगा तब तो तिरछा जाएगा ही जाएगा। अब वहीं से तुम गोली तिरछा होके मारोगे तो यहाँ चले आएगा। लेकिन अगर हम इसको एक लेंस के फोकस पे रख दें और यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा लें, क्या लगा लें, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे, कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। अगर फोकस पे ये प्रकाश स्रोत रखा है, प्रकाश स्रोत का मतलब बल्ब, मोमबत्ती या जहां से प्रकाश निकलती है, तो यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी, चाहे सीधा निकले और चाहे तिरछा निकले, जितनी भी निकलेंगी, चाहे सीधा निकले चाहे, लेकिन जितने भी प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलेंगी वो मुख अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर। आपने वहां पढ़ा होगा कि जो किरणें मुख अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से गुजरती हैं, जो मुख अक्ष के समांतर जाती हैं लेंस में वो अपवर्तन होने के बाद फोकस से जाती हैं, उल्टा जो फोकस से आती है वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा कोई पढ़े हो लेंसों में, आपको बताया होगा जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है सब जाके फोकस में मिलती है, पढ़े हो नहीं? उल्टा जब फोकस से आएंगी तब क्या हो जाएगी, जब समांतर आती है तो फोकस में मिलती है, जब फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। इस घटना को हम वहां से ले रहे हैं ऑप्टिक से, और अगर हमने उत्तल लेंस लगाकर उस प्रकाश स्रोत को फोकस पे रख दिया है तो यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से हमें बताओ कि इसमें से यही सब किरणें निकलेंगी ना, कि इसके ऊपर और नीचे वाला भी निकल नहीं पाएगा। यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब समांतर हो गई है तो तब सीधा जा रही है, और सीधा जा रही है तो इधर तो ये ब्लॉक है ना, पर्दा है, पर्दा उधर थोड़ा ना जाने देगा, उसके अंदर जाने देगा, और इधर नीचे भी पर्दा लगा हुआ है, और बीच में तो झिल्ली है ना, छेद है, इसी की वजह से निकल रहा है, और झिल्ली बहुत पतला है। अब उसमें से सीधा निकला तो लाइट से कितने दूर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतना ही तो चमकना चाहिए कि पूरा फैल जाओगे, नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने एक और लेंस लगाया उत्तल लेंस, और इसकी फोकस दूरी यहाँ पे है, ऐसा पर्दा सेट किया जाता है कि इसकी फोकस दूरी कहाँ है। अब जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं, जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं वो कहाँ पे जाके मिलनी चाहिए, जब सब किरणें यही इकट्ठा हो जाना चाहिए कि नहीं, मतलब हमारी कहाँ पे चमकना चाहिए ये बताओ, यहीं पे ब्राइट होना चाहिए कि अब पर्दे पे कहीं और चमकना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमने पहली बार जब प्रकाश स्रोत को रखा, जब भी हमने ये लाइट सोर्स को रखा, प्रकाश उत्पन्न करने वाले माध्यम को रखा तो फोकस पे रखा था, और उसके आगे एक उत्तल लेंस लगाए थे, तो उत्तल लेंस उससे चलने वाली किरणों को समांतर कर दिया था, और जो किरणें यहाँ घुसी अंदर फिर हमने एक उत्तल लेंस लगाया था जिसने उसको कंज्यूम करके फोकस में पहुंचा दिया। लेकिन देखा जाता है यार यहाँ भी चमकता है, यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी चमक रहा है, ये बीच में डार्क भी है, यहाँ बीच में भी अंधेरा है, यहाँ बीच में भी अंधेरा है, यहाँ बीच में भी अंधेरा है। इस तरह की फ्रिंजें मिलने लगी, पट्टियां मिलने लगी, लोग तो घबरा गए कि ये लाइट इधर क्या कहाँ पहुंच गया सर, बाद में जान पाए नहीं यार यहाँ गड़बड़ा जा रहा है। जो किरणें ये किनारे से निकल रही है ना, किनारे वाले ये मुड़ जा रही है, कुछ पार्ट इसका क्या हो जा रहा है और वहां जाके ओवरलैप कर दे रहे हैं, कुछ मुड़ के इधर चले आ रहे हैं, यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ मुड़ के और नीचे जा रहे हैं, मतलब यहाँ कॉर्नर जो कोने से निकल रही है वो किरणें मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने वाली घटना का नाम क्या रखा गया है, समझ में आया डिफरेंस क्या है? When the light passes through a small या thick slits, then it bend at the corner. जब कोई प्रकाश की किरण किसी पतले झिल्ली से निकलती है तो उसके कॉर्नर पे
और मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। अब सोचोगे यहाँ पे भी तो बात वही बना जैसे उसमें आता था। उसमें अलग की बात थी कि दो प्रकाश स्रोत थे, दोनों से किरणें निकलती थी और दोनों से किरणें निकल के ओवरलैप करती थी, इससे डार्क और ब्राइट की फ्रिंजें मिलती थी। और इसमें भी हमें डार्क और ब्राइट की फ्रिंजें मिलती है। उसमें दो प्रकाश स्रोतें थी, दोनों से निकलने वाली तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित करती थी। इसमें एक ही प्रकाश स्रोत होता है, लेकिन उससे चलने वाली किरणों जब किसी झिल्ली से पास करती है तो दोनों किनारों की किरणें या तरंगे मुड़ जाती है और उस मुड़ने के कारण क्या मिल जाता है? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। और इस घटना को क्या बोल रहे हैं? विवर्तन। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझ आ रहा है? इनमें जो बनता है उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है? हम व्यतिकरण को एक बार फिर रिकॉल कराते हैं। व्यतिकरण में जो फ्रिंजें मिलती थी उसमें जितने दूर पे ब्राइट से डार्क होता था उतने पे फिर ब्राइट होता था, फिर डार्क होता था। मतलब बीच के गैप क्या होते थे? बराबर। मतलब जो पट्टियों की चौड़ाई होती थी, जितना चमकने वाला आता था उतना ना चमकने वाला, फिर चमकने वाला, फिर ना चमकने वाला। मतलब हर फ्रिंज की चौड़ाई क्या थी? बराबर थी। मतलब वहां जो हमने बनाया था तो आपको याद आ रहा होगा कि उसमें जितना ये चमकने वाला उतना ना चमकने वाला। क्लियर? उसमें क्या थे? चौड़ाइयों में कोई अंतर नहीं था। मान लो ये बीच बीच में जो है वो चमकने वाला है और जो घेर दिए है वो मतलब ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है। और ये किसमें ऐसा होता था? व्यतिकरण। इनमें जो तीव्रताएं मिलती थी, ब्राइट पे सबसे ज्यादा, फिर यहाँ डार्क पे सबसे कम, 0 हो गया, फिर ब्राइट पे बढ़ा। लेकिन जब ब्राइट वाला जाता था तो एकदम सेम हाइट पे जाता था। मतलब इसमें जितने भी ब्राइट होते हैं, ब्राइट को हिंदी में वो दीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज। और डार्क को क्या बोलते हैं? आदि, अंधेरा वाला फ्रिंज। तो जितना भी दीप्त फ्रिंजें थी, ब्राइट फ्रिंजें थी, उन सबकी तीव्रताएं क्या थी? समान थी। आई जो था वो सब पे क्या था? समान था। हर ब्राइट पे समान था। यहाँ भी ब्राइट है, यहाँ भी ब्राइट है। और जितने डार्क थे, डार्क पे तो 0 हो जा रहा है, ये बीच बीच में डार्क है। नीचे भाग आने का मतलब इंटेंसिटी डाउन हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं हुआ। ये तो व्यतिकरण में था। ऐसा किसमें था? व्यतिकरण में था। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बीच वाला जो ब्राइट है वो सबसे ज्यादा चौड़ा है और जो डार्क है वो सबसे ज्यादा पतला। ये डार्क वाला अब इतना मोटा चौड़ा चमकने वाला ब्राइट है और ये दोनों पतले पतले क्या है? अब जो बनेगा वो ब्राइट थोड़ा सा कम हो जाता है और डार्क थोड़ा सा मोटा हो जाए। अगली बार ब्राइट और कम हो जा रही है तो डार्क और हो जा रहा है। अगली बार ब्राइट और कम हो रही है तो डार्क कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हो? देख रहे हो इनके बीच का जो डार्क वाले ब्राइट वाले चमकने वाले, ये जो वो काला वाला जो क्या है ना चमकने वाला। इसमें क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है दोनों में? क्या उनमें जो है उनमें ब्राइट और डार्क की जो चौड़ाई है, जो हर दीप्तों की चौड़ाई है, वो दीप्तों की चौड़ाई क्या है? बराबर है। मतलब व्यतिकरण में जितने भी हमें बैंड मिलते हैं, जितने भी फ्रिंजें मिलती हैं, उसमें ब्राइट और डार्क दोनों की चौड़ाइयां हर जगह बराबर होती है और उसका चौड़ाई निकाला भी गया है d lambda by d, w equal to d lambda by d। क्योंकि कहीं की भी चौड़ाई निकालना चाहते हो तो d lambda by d से निकाल सकते हो। और इनमें हर एक चमकने वाले की तीव्रता क्या है? बराबर। सब बराबर चमक, जितना चमक यहाँ उतने यहाँ उतने यहाँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा चमक रहा है, ये चमकने वाले थोड़ा बगल वाले और कम है, ये वाले और पतले भी हो रहे हैं
देखो ये चमकने वाला बीच बीच में है, तो चमकने वाला जो ब्राइट वाला हिस्सा है वो ब्राइट धीरे धीरे पतला हो रहा है, मतलब उसके चौड़ाई में भी अंतर आ रही है, लगातार घटता जा रहा है और उसकी चमक भी डाउन हो रही है। बीच वाला सबसे ज्यादा चमक रहा है, यहाँ पे हम खींच देते हैं इंटेंसिटी का ग्राफ, बीच वाला सबसे जब दूसरा का वाला चमक रहा है तो उतना ऊपर तक नहीं चमक रहा है, इतना चमक रहा है, तीसरा वाला इतना है, चौथा इतना, क्लियर? तो दोनों के इंटेंसिटी के ग्राफ में भी फर्क है। यहाँ वाला सबसे ज्यादा चमक रहा है, जिसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जानते हो वहां पे दीप्त फ्रिंज कहते हैं चमकने वाले को, और ना चमकने वाले को अदीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कहते हैं। यहाँ पे उच्चिष्ट कहते हैं चमकने वाले को, उच्चिष्ट माने मैक्सिमा, और निम्निष्ट कहते हैं ना चमकने वाले को। नाम बदल दिया गया है, तो बीच वाले का नाम क्या रखा गया? केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय मतलब बीच वाला उच्चिष्ट, और सबसे ज्यादा यही चमकता है। फिर बाकी उच्चिष्ट जो है वो, अच्छा ये पगड़िया बल्लियां जो चमकने लगे ना, यही तो विवर्तन है। अगर विवर्तन ना होता तो पूरी लाइट यही आके इकट्ठा हो जाती, कहीं पर कुछ नहीं होता। लेकिन देखा गया कि जब कोई प्रकाश तरंग किसी पतले झिल्ली से निकलती है तो वह किनारों पे मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण सामने लगे पर्दे पर कई दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है, कई चमकने और ना चमकने वाले लगातार बिंदुएं मिलती है। इस पैटर्न को हम विवर्तन का पैटर्न कहते हैं, इस घटना को विवर्तन या डिफ्रेक्शन कहते हैं। इसमें बीच वाले की जो चौड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जो लगातार उनकी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई घटती चली जाती है, और उनके तीव्रताओं में भी अंतर आता है। बीच वाला सबसे ज्यादा चमकता है और किनारे वाला सबसे कम। इनके पोजीशंस की अगर हम बात करें तो इनके पोजीशंस होते हैं 0, लैम्डा बाई ई। अच्छा यहाँ पे ई जो होता है, ये स्मॉल ई यहाँ की दूरी है, किसकी? झिल्ली की मोटाई। कितना झिल्ली बहुत पतला होता है, लेकिन वो कितना एमएम है वो नापा जाता है, और झिल्ली की वो मोटाई होती है। अब लैम्डा बाई ई मिलेगा यहाँ पे, 2 लैम्डा बाई ई मिलेगा यहाँ पे, इधर तो माइनस लेते हैं ना, ये 3 लैम्डा बाई ऐसे चला जाएगा। अब बताओ यहाँ की चौड़ाई कितना हुआ? अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई आपसे पूछा जाए तो इसको थीटा दिखाते हैं, हम सबका भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या है ना कि एक बार चौड़ाई निकाल ली तो बार बार क्यों निकाल लो, जब सबका बराबर है उतने सबका होगा। लेकिन यहाँ बीच वाले का सबसे ज्यादा, और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो हम सिर्फ बीच वालों का बताते हैं। और बीच वाले को नाम क्या दिया गया है? केंद्रीय उच्चिष्ट। और जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है वो कितना होती है? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होती है? लैम्डा बाई इधर, लैम्डा बाई इधर, तो 2 लैम्डा बाई, अरे भाई इधर 3 तो 2 में 6 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चमकने वाला बीच वाला 2 लैम्डा बाई 3, 2 डाल देते हैं, लैम्डा डाल देते हैं, डाल देते हैं, निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो व्यंकरण और विवर्तन में फर्क होता है। अच्छा एक और पॉइंट हम आते हैं, क्या है अंतर व्यतिकरण और विवर्तन में? क्या अंतर है? अगर हमें अंतर लिखने के लिए आता है, अक्सर करके जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हम आपको बता दें जैसे केमिस्ट्री में आणविकता और कोटि में अंतर बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी। केमिस्ट्री में समांगी उत्परण और विषमांगी उत्परण में अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ये सब जो टर्म्स आते हैं ना, इसमें जो अंतर बनता है अक्सर कोई आता है। बायोलॉजी में अक्सर आपने देखा होगा लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर सबसे ज्यादा बात पूछे जाने वाला अंतर रहा है। तो हमारे जैसे चीजों में देखा जाए तो हमारे फिजिक्स में इसमें सबसे ज्यादा जो अंतर पूछा गया वो किसका पूछा गया? क्योंकि ये दोनों लगता सेम जैसा है, दोनों में अंतर बहुत कम ही लोग जान पाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। व्यतिकरण एक अलग चीज है, जब 2 प्रकाश तरंगें चलती हैं एक माध्यम में और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ती है और कुछ बिंदुओं पे तीव्रता घटती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जहां बढ़ती है उसे संकोची व्यतिकरण और जहां घटती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। वहां पे अलग अलग फार्मूले चल रहे थे, ए नेट निकालना, फाई नेट निकालना, आई निकालना, ए मैक्स, आई मैक्स, आई मीन,
या उनमें ये भी देखा गया कि उनके चमकने वाले को दीप्त फ्रिंजे और ना चमकने वाले को अदीप्त फ्रिंजे कहते थे। उनके जो पैटर्न मिलते थे यंग ने उस पर प्रयोग किया था। यंग के जो यदि प्रयोग से हमने उसका पोजीशन भी निकाला जो x बराबर h2a dy आया था। h2a पथांतर है dy dy, वहां से हम जान जाते थे तीसरा चौथा पांचवा बारहवा कहाँ है पोजीशन को लेकर। और फिर आगे हमने वहां ये भी देखा कि वहां हर एक बैंड की चौड़ाई बराबर है जो कि w है और d लैम्डा बाई d के बराबर है। वहां हर एक चमकने वाले का तीव्रता भी बराबर है। उनका कुछ ग्राफ इस तरह है, हर जगह बराबर हाइट, सबकी चमक बराबर, मतलब जितना यहाँ चमक उतने यहाँ चमक उतने यहाँ उतने यहाँ उतने यहाँ, और सबकी चौड़ाई भी बराबर यहाँ से निकाला जा सकता है। एक विवर्तन ये चीज नहीं है, विवर्तन तो एक ही प्रकाश तरंग का है। विवर्तन में एक ही प्रकाश तरंग, दो की जरूरत नहीं है। जब किसी पतले झिल्ली से निकलती है, किसी पतले स्लिट से निकलती है तो किनारों की वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, पूरा नहीं मुड़ जाएगी लेकिन कुछ हिस्सा 100% में से 30% 15% मुड़ जाती है और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इससे भी पर्दे पर आपको कई चमकते और ना चमकते बिंदुएं मिल जाती हैं, लेकिन वो व्यतिकरण जैसा नहीं होता है। व्यतिकरण में वहां दूरियां बराबर होती है, जितने पे नहीं चमकेगा फिर चमकेगा, फिर नहीं चमकेगा फिर चमकेगा। यहाँ पे दूरियों में अंतर है। यहाँ पे बीच वाले ब्राइट की दूरी सबसे ज्यादा चौड़ाई है, उसके बाद में जो ब्राइट है वो पतले होते चले जा रहे हैं और उनकी चमक भी घटती चली जा रही है। इसके कुछ इस तरह के पैटर्न्स मिले हुए हैं। और इसके केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की बात करें तो 2 लैम्डा बाई ई के इक्विवेलेंट होता है। अब इसके अंतर को बताने के लिए हम नंबरिंग करके बताते हैं, पहला और दूसरा। अच्छा इसमें बताओ समानता क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है? दोनों ही तरंग प्रकाश के, मतलब उसमें भी तरंग माना गया है, तरंग माना गया, एक क्वालिटी है ऐसी। लेकिन दूसरा जो अंतर आ रहा है वो पहला अंतर तो ये आ रहा है कि व्यतिकरण का पहला अंतर यही बताएंगे, जब दो प्रकाशों का अध्यारोपण होता है तब व्यतिकरण होता है। क्या होता है? जब दो प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण होता है, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होती है, तब व्यतिकरण होता है। ये पहला पॉइंट। जबकि विवर्तन में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब कोई प्रकाश तरंग किसी पतले झिल्ली से गुजरता है तो उसके किनारों पे मुड़ने के कारण विवर्तन होता है। तो व्यतिकरण विवर्तन में पहला अंतर आ गया। व्यतिकरण जब दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है, एक दूसरे पे ओवरलैप होती है, तब व्यतिकरण होता है। लेकिन जब कोई प्रकाश की तरंग किसी पतले झिल्ली से निकलती है और उसके किनारे के तरंग आंशिक रूप से मुड़ जाते हैं, इसके कारण विवर्तन होता है। अगला, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। सभी दीप्त जितने चमकने वाले सबकी चौड़ाई समान होती है। लेकिन विवर्तन में सभी उच्चिष्ट, जिसको दीप्त कहते हो या उच्चिष्ट कहते हो, आदित्य या निमिष्ट, सभी चमकने वाले या दीप्त या उच्चिष्टों की चौड़ाई बराबर नहीं होती। इसमें केंद्रीय की सबसे ज्यादा होती है जो कि 2 लैम्डा बाई ई होता है। अगला, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं ही समान होती है, चमक भी समान होता है। वो चाहे बीच वाला चमकने वाला रहे, वो चाहे 8वां 10वां 15वां चमकने वाला रहे, सबकी जो तीव्रताएं होंगी वो क्या होंगी? बराबर होगी। लेकिन विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चमक या तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा चमकता है, और उससे दूर जाने पर, ऊपर या नीचे दूर जाने पर तीव्रताएं घटती चली जाती है, मतलब चमक डाउन होता चला जाता है। तीसरा अंतर रहा इसका। चौथा अंतर, इनमें विपर्यास ज्यादा होता है और इनमें विपर्यास मतलब कॉन्ट्रास्ट। कभी फोटो एडिट की हो, उसमें ब्राइटनेस कॉन्टेस्ट मतलब चमक, कभी कॉन्टेस्ट को आगे पीछे भी हो गए। अब समझ लो, हम उसे सिंपल बता दें कि जैसे लाल और गुलाबी के बीच में विपर्यास कम है, लाल और गुलाबी दो पेंटिंग मार दिया जाए, एक लाल पट्टी एक गुलाबी पट्टी, तो दोनों के बीच विपर्यास कम आएगा। जबकि एक सफेद और एक काला मार दिया जाए तो उसमें विपर्यास ज्यादा आएगा। विपर्यास का मतलब होता है कितना ज्यादा क्लियरिटी आ रहा है, कांस्टेंट का मतलब कितने ज्यादा साफ लग रहा है। तो सबसे ज्यादा अंतर कब मिलेगा? जब सफेद और काला मिला हो, वो दो पेंटिंग एकदम अलग अलग दिख रहा है। लेकिन गुलाबी और लाल मारोगे तब अंतर तो है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। व्यतिकरण में आपको चमकने वाला ज्यादा चमकेगा और अंधेरा वाला ज्यादा अंधेरा रहेगा, तो एकदम बढ़िया से दिखेगा। लेकिन इसमें थोड़ा हल्का
चमकने वाला थोड़ा कम चमकेगा और अंधेरा वाला भी थोड़ा कम अंधेरा रहेगा, मतलब हल्का हल्का फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो इसको समझना आसान होता है क्योंकि इसमें विप्रयास, हिंदी में विप्रयास बोलते हैं वो, विप्रयास, हिंदी इंग्लिश में कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपने कैमरा में जाओगे, फोटो में ब्राइटनेस और कांस्टेंट होता है, उसे तो छोटे मोबाइलों में भी होता है, डिस्प्ले में जाओगे ना, ब्राइटनेस बढ़ाओगे, कांस्टेंट बढ़ाओगे, तो वहां पे आपको दिखाएगा। वो कांस्टेंट का हिंदी विप्रयास होता है। और रिमाइंड रखना, किसका ज्यादा होता है व्याकरण में और विवर्तन में, तो ये अंतर तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और ये अंतर आप एक बार फिर से समझ लो, जब दो किसी माध्यम में दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो इसके फलस्वरूप व्याकरण होता है, लेकिन जब कोई एक प्रकाश तरंग किसी पतले झिर्री से गुजरती है तो विवर्तन होता है, किनारों पे मुड़ने के कारण विवर्तन होता है। व्याकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और किनारों पे चौड़ाई घटती चली जाती है। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं भी समान होती है, चमक भी समान होता है। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चमक सबसे अधिक होती है, तीव्रता सबसे अधिक होती है, और शेष दूर जाने पर तीव्रता कॉन्टिन्यूअस घटती चली जाती है। इसमें दीप्त और अदीप्त के बीच विप्रयास ज्यादा होता है, कांस्टेंट ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा अंतर रहता है। और इनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच विप्रयास कम होता है। तो हमें लगता है कि व्याकरण और विवर्तन आप दोनों बेहतर समझ गए हो। अब ध्रुवण बचता है जिसको कल समझाएंगे, लेकिन इस दोनों का नोट्स आज भेज देंगे ग्रुप में, वहां से जो मन करेगा, जितना मन करेगा उतार डालना। समझ में आ गया? हम आपको नोट्स दोनों का भेजेंगे, वहां से आप पढ़ो।